Hello and welcome again in this series of discussion on theorems. And today's topic is superposition theorem. ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है? In a linear network with several independent sources which include equivalent sources due to initial conditions and linear dependent sources, the overall response in any part of the network is equal to sum of the individual responses due to each independent sources considered separately with all other independent sources reduced to zero. In simple words, if you want to understand superposition theorem, it is the theorem where we consider the effect of individual sources at one time instant. मतलब अगर तीन वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है आपके सर्किट में, तो आप V1 को पहले कंसिडर करेंगे, V2 V3 को इग्नोर करके, फिर आप V2 को कंसिडर करेंगे, V1 V3 को इग्नोर करके, फिर आप V3 को कंसिडर करेंगे, V1 V2 को इग्नोर करके। मिक्सचर भी हो सकता है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स भी हो सकता है। लेट अस से कि एक V1 है और I1 है, तो एक बार आप V1 को कंसिडर करेंगे, उसकी वजह से इफेक्ट निकालेंगे सर्किट में, उस समय आप I1 को इग्नोर कर लेंगे, और आप I1 को कंसिडर करेंगे और उसका इफेक्ट निकालेंगे सर्किट में, और उस समय पे आप किसको इग्नोर कर लेंगे? V1 को इग्नोर कर लेंगे। तो ये जो फंडामेंटल है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को सिर्फ रिवाइज करनी है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 10 वोल्ट का सोर्स है, एक 3 एम्पियर का सोर्स है और एक 2ix का एक डिपेंडेंट सोर्स है, और मुझे ix ही निकालना है। ix को मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर करते हैं। 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर करेंगे तो 3 एम्पियर का सोर्स हमको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन देखिए आप फिगर में 2ix यू कैन नॉट इग्नोर। मैंने आपको थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम में भी यही बताया है और सुपरपोजिशन में भी यही अप्लाई होगा। कभी भी डिपेंडेंट सोर्सेस को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है? इंडिपेंडेंट को यू कैन इग्नोर, ठीक? क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट जो पैरामीटर है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। जब तक वो इग्नोर नहीं होगा, वो नलीफाई नहीं होगा, तब तक आप इसको नलीफाई नहीं कर सकते। ix1 इसलिए लिखा है हम लोगों ने क्योंकि हमको ix की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ix निकलेगा 10 वोल्ट के कारण तो उसको ix1 बोल देंगे, एक बार निकलेगा ix 3 एम्पियर के कारण तो उसको ix2 बोल देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे ix1 और ix2 को, तो हमको फाइनल ix मिल जाएगा। ऐसे ही करते थे हम लोग कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में। तो इस तरीके से आपको करना है। 10 वोल्ट इक्वल्स टू, अब ix ही तो फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में, है ना? तो 2 + 1 3, 3 इंटू ix1 प्लस ये जो 2ix का वोल्टेज सोर्स, ये तो यहाँ से आपको ix मिल गया 2 एम्पियर, ठीक। इसके बाद हमको 3 एम्पियर का सोर्स कंसीडर करना है। तो ये जो 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो क्या हो जाएगी? जो 10 वोल्ट का सोर्स है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिगर बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और इस तरीके से। अब मैंने ये वाला लूप कंसीडर कर लिया यहाँ पे, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ से ix2 फ्लो हो रहा है और ये 3 एम्पियर का सोर्स है। तो 3 एम्पियर का सोर्स यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, तो 1 के अक्रॉस कितना है? 3 + ix2। तो इसको हम लोग इसको इग्नोर करके उसमें फ्लो करा सकते हैं, ठीक है? तो बड़ा वाला लूप लिया है हमने। तो किस तरीके से लिखा हुआ है? 2ix2 इज द माई 2ix2 जो है ये मेरा डिपेंडेंट सोर्स है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, केवीएल का इक्वेशन है, प्लस 1 इंटू ix2 + 3, ये 1 इंटू ix2 + 3 मैंने बताया, ये ix2 और ये 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है? प्लस 2 इंटू ix2 प्लस 2 इंटू ix2, ठीक है? ये करंट पूरा फ्लो हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया पूरे लूप का इक्वेशन। एक इसके अक्रॉस ड्रॉप, एक इसके अक्रॉस ड्रॉप, और ये खुद सोर्स। तो इसके अक्रॉस कौन सा करंट कंसीडर कर रहे हैं? 3 + ix2, और इसके अक्रॉस तो सिर्फ ix2 है। तो इस लूप के लिए हमने इक्वेशन लिखा और ix2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? -0.6 एम्पियर। ix इक्वल्स टू ix1 + ix2, वहां से 2 - 0.6 इक्वल्स टू 1.4 एम्पियर। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है। इसमें 18 वोल्ट का एक सोर्स है। क्या नया है? पिछले साल जब आप ये पढ़ते थे तो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस ही होते थे, इस बार डिपेंडेंट सोर्स भी है। जब भी आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आता है, प्रॉब्लम बिकम्स इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एट टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट सोर्सेस को ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, या अगर उसकी हैंडलिंग हमको नहीं समझ में आती है, तो उससे मिस्टेक भी हो सकती है हमें फाइनल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने में। अब मुझे क्या निकालना है? I6 निकालना है। I6 मतलब 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, सॉरी, करंट को कैलकुलेट करना है।
थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग सर्किट में तो हमको समझ में आएगा। अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो 1 ओम है और करंट हम लोगों ने अज्यूम कर लिया I1। अगेन I1 इसलिए क्योंकि मुझे 18 वोल्ट के अकॉर्डिंग I1 निकालना है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो सोर्स है 3 एम्पियर उसके अकॉर्डिंग I2 निकाल लूंगा, I1 I2 को ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो मैंने इसको I1 ले लिया। तो अगर Vx निकालना है तो Vx क्या होगा, I1 इंटू 1, तो Vx इक्वल्स टू I1। अगर Vx इक्वल्स टू I1 है तो ये हो गया 2I1। इज इट नॉट? अब यहाँ पे आप KVL अप्लाई करो, ध्यान से समझिए। Vx equals to I1 into 1, so Vx can be written as I1. If Vx can be written as I1, then this source can be written as 2I1. So if I apply the KVL logic, then I can write 18 equals to I1 minus 2I1 plus 6I1, and from there I can calculate I1 as 3.6 ampere। ठीक है, as I said कि जैसे ही डिपेंडेंट सोर्सेस आते हैं प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा उसको समझना पड़ता है। टेकिंग 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो यहाँ से आ गया। ठीक, ये आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद अब आप I2 करंट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे भी तो कोई करंट होगा ना, उस करंट को हमने क्या ले लिया, I2। तो इसके अक्रॉस क्या करंट होगा फिर? अब इस Vx को क्या लेंगे आप, इस Vx को क्या लेंगे आप, I2 लेंगे। जैसे पिछली बार I1 लिया था तो इस बार Vx को कायदे से क्या लेना पड़ेगा आपको, I2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वोल्टेज के टर्म्स में लिखूं तो ये हो गया Vx, ये हो गया -2Vx और ये हो गया +6I2। तो यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितना हो गया, वो 0.6 एम्पियर हो गया। ठीक है, इस बार हम लोगों ने करंट की वैल्यू को कंसिडर ना करके सिर्फ वोल्टेज को ले लिया। ये Vx लिया, यहाँ से 2Vx ले लिया, यहाँ से 6I2 ले लिया। Vx इक्वल्स टू I2 यू कैन राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.6, I1 I2 आपने ऐड कर दिया और आपको क्या मिल गया, 4.2 एम्पियर। Find V naught in the network for the below figure using the superposition theorem। अब इसमें मेरे ख्याल से यस इट इज, यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट सोर्स है। ये इंडिपेंडेंट है 10 वोल्ट, ये 1 एम्पियर और ये 4 वोल्ट। ठीक, तो इसके कारण अलग अलग आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। एक बार आपको ले लेना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के कारण ये सोर्स आपको मिलेगा, 2 KVL के इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों से आपको एक बार I1 की वैल्यू और एक बार I2 की वैल्यू मिल जाएगी। I1 I2 मिलने के बाद आपको V नॉट 1 फाइंड कर लेना। आपको निकालना क्या है, आपको V नॉट निकालना है किस रेजिस्टेंस के क्रॉस, 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, तो V नॉट 1 मिल गया। V नॉट 1 मिला कितना, 5/3 वोल्ट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ KVL ही अप्लाई करना है, ज़्यादा तो कोई ट्रिक नहीं है इसमें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे तो फिर आपको 1 एम्पियर का सोर्स लेना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर का सोर्स लिया, बाकी दोनों को इग्नोर कर दिया। फिर आपको V नॉट 2 लेना है, V नॉट 2 लेके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। V नॉट 2 लेके आप ये प्रॉब्लम बनाएंगे, KVL लगाइए, KCL लगाइए, जैसे आपको बनाना है बनाइए। यहाँ पे KCL लगाना ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको एज कम्पेयर टू KVL, क्योंकि 3 लूप दिख रहे हैं ना, 3 क्लोज क्लोज पाथ दिख रहे हैं। बेटर है आप क्या लगाओ, KVL लगाओ, KCL को इग्नोर करो। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये है 4 ओम का रजिस्टर, 4 वोल्ट का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है। अगेन ये KCL से सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में बहुत बनाते हैं, मतलब ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। सिर्फ क्या ऐड हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स, तो उसको बस ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको V नॉट 3 मिल जाएगा। V नॉट 1, V नॉट 2, V नॉट 3 मिलने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। इससे ज्यादा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। ये आपके लिए नया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये बिल्कुल रिलेटेड है थेवेनिन्स थ्योरम से। तो देखिए सर्किट को, VTH है, RTH है और RL है। RL जो है वो वेरिएबल है। जैसे ही आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक एरो कनेक्ट करते हैं, मतलब आप एक वेरिएबल रजिस्टर की बात कर रहे हैं। जब थेवेनिन्स थ्योरम का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको बताया था कि थेवेनिन्स के इन्वेंशन के पीछे, उस नेटवर्क थ्योरम के इन्वेंशन के पीछे का कारण यही था कि व्हाई नॉट वी कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर network which is fixed into which is fixed into a network having the constant voltage and constant resistance in series, and across that we can connect variable loads. We can connect AC, fridge, TV, cooler, etc. Load is variable but that port is always fixed. So if you are having multi-port connection,
देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, है ना। तो आप उसको सिंगल पोर्ट पे लेके आते हैं, मतलब उस मल्टीपल पोर्ट के कनेक्शन को आप इक्विवेलेंट सोर्सेस में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसी को आप ईटीएच आरटीएच बोलते हैं, और उसके अक्रॉस आप लोड को वेरी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन मेनी practical applications, a circuit is designed to provide power to a load. There are applications in areas such as communication where it is desirable to maximize the power delivered to load. एम ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंडीशन पे हमारे लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। उस कंडीशन को अगर हम फाइंड आउट कर लिए, दैट इज अवर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है। The Thevenin equivalent circuit is useful in finding the maximum power a linear circuit can deliver to load. The power delivered to load is P equals to I square into RL. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब I क्या है? I is nothing but VTH upon RTH plus RL। ठीक है, तो VTH upon RTH plus RL जो है वहां से आपको मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। ये VTH upon RTH plus RL, I की जगह रिप्लेस किया, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया इंटू RL। ठीक है, ये फिगर समझने की कोशिश कीजिए। इस फिगर में आपको ये बताया गया है, इस फिगर को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट लेटर। पी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट पावर डिलीवर्ड टू लोड इज लोअर फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ आरएल एंड हायर फॉर हायर वैल्यूज ऑफ आरएल, बट इट इज मैक्सिमम व्हेन आरएल रीचेस टू आरटीएच। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो अ पावर इज मैक्सिमम व्हेन आरएल इक्वल्स टू आरटीएच। अब इस फिगर पे चलते हैं। इस फिगर में देखिए, जब आरएल की वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे पावर बढ़ रहा है, ये पावर बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। तो आरएल की लोअर वैल्यूज के लिए पावर लेस है, आरएल की हायर वैल्यूज के लिए भी पावर लेस है। आरएल तभी पावर की बात कर रहे हैं, पावर तभी मैक्सिमम होता है जब आरएल आरटीएच को रीच करने लगता है। तो ये वो पॉइंट है जब आरएल आरटीएच को रीच करता है, ये बेल कर्व है, इसको हम बोलते हैं बेल कर्व। अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है जिसमें आरएल की वैल्यू जब आरटीएच के इक्वल हो जाती है, तब मुझे मैक्सिमम पावर मिलता है। उसके लेफ्ट और उसके राइट साइड में पावर की वैल्यू क्या है? लेस है। तो ये P वर्सेस RL का फिगर है जिसमें RL जब RTH है तब मुझे मैक्सिमम पावर मिल रहा है, ये बताया गया। तो RL इक्वल्स टू RTH को मैं रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन नंबर दिस 1 2 जो भी आप दे सकते हैं। RL और RTH जब इक्वल हो जाएंगे तो 2 RTH हो गया। 2 RTH मतलब 4 RTH का स्क्वायर, और 4 RTH का स्क्वायर, और RL को यहाँ से भी RTH से रिप्लेस करेंगे तो RTH का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बचा आपके पास? VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये हो गया P मैक्सिमम। तो ये वो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन वेयर वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। अगर आपके एग्जाम में, चाहे वो CSVTO का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको ये बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू लोड, तब आपको क्या करना है? थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके VTH और RTH को निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, P मैक्सिमम इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। आपको पावर मैक्सिमम डिलीवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब we can prove this by differentiating equation number 1 with respect to RL and equating it to 0। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और उसको 0 से इक्वेट कराइए तो भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रूव करने की कोशिश की गई है, dp अपॉन DRL इक्वल्स टू, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, उस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। मैथमेटिक्स आपको पता है, आप जान सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी ये प्रूफ किया गया है कि जब RTH RL के इक्वल होता है तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर। ये क्वेश्चन जरूर मैक्सिमम पावर का है, लेकिन मुझे RTH और VTH तो निकालना ही, तो इसलिए मैंने बताया कि आप RTH निकालिए। RTH निकालने का तरीका आपको पता है किस तरीके से निकालना है। आप VTH निकालिए, VTH निकालने का तरीका आपको पता है किस तरीके से निकालना है, कोई नई चीज है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो VTH और RTH का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ठीक, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमको RTH निकालना है, डिपेंडेंट सोर्सेस है नहीं इसमें, सिर्फ इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट को टर्न ऑफ कर दिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, 9 ओम्स आया। VTH निकालना है, VTH के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है KCL। KCL से हमने सॉल्व किया, दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन बनने के बाद VTH निकला 22 वोल्ट। तो VTH RTH जैसे ही निकला, आपके पास फॉर्मूला है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, 22 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9, ये मिल गया 13.44 वॉट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
So we have covered in today's lecture about the superposition theorem and maximum power transfer theorem. So we have covered 4 theorems: Thevenin, Norton, superposition and maximum power. I think 1 or 2 theorems are left, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Thank you for watching this lecture.